दिन रात फैलते कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, आज फैसला हो जाएगा। पंजाब में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के बगैर तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन तेज करने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने पर 5 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया। कराची में निजी स्कूल ने पहली से 5वीं जमात तक की क्लासेस मंसूख कर दी। कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आने पर मीरपुर आजाद कश्मीर में 7 तालीमी इदारे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए। सियालकोट में हजूम के तशद्दुद से कत्ल प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल कर दिए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट सियालकोट की ताजिर बिरादरी और राजको इंडस्ट्रीज को सराहा और बताया कि राजको इंडस्ट्रीज $2000 माहाना तनख्वाह 10 साल तक मुंतकिल करती रहेगी। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल का पता लगा लिया गया। मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्द पिंडी के इलाके में इसराइल में रिहाइश पजीर थे। नेटवर्क को पिंडी से ही चलाया जा रहा था। पुलिस हमलावरों के मोबाइल और मोटरसाइकिल की लोकेशन ट्रेस करती उनकी कमीनगाह तक पहुंची। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया था। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल का ठिकाना ढूंढ लिया है। मारे जाने वाले दहशतगर्द पिंडी के इलाके मसरियाल में रहायश पजीर थे और पिंडी के इलाके जो है मसरियाल वहीं से ऑपरेट किया जा रहा था नेटवर्क। पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल की लोकेशन ट्रेस करती ठिकाने तक पहुंची, जबकि पुलिस का ये भी दावा है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों के मुआविन जो थे उनको भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा जो है वो CTD ने दर्ज कर लिया है दहशतगर्दी की दफात के तहत। और ये वाकया जब गुज़श्ता रात पेश आया उसमें एक पुलिस एहलकार जहां भाग, जबकि मौके पर ही दोनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने CCTV फुटेज भी हासिल की हैं, उस हवाले से ट्रेस भी किया गया है मुलजमान को, जो कि रावलपिंडी के इलाके मसरियाल से ऑपरेट किए जा रहे थे। जी बहुत शुक्रिया उवैस साहब का। वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में पुलिस पर हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया है। हमले में शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिग्नल मिले हैं कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात शुरू होंगे, अलर्ट रहने की जरूरत है। दहशतगर्दों ने इन पर बस्ट मारा है। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था और ये हमें एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दोनों मुलज़िमों तक हम पहुंच गए हैं, दोनों दहशतगर्द हैं और मोटर बाइक से हमने इनकी रात को ही इनकी लोकेशन जो है वो मसरियाल से जहाँ भी इनका स्लीपिंग सेल था वहाँ से हमने ढूंढ ली है। उधर कराची में दौरान डकैती 9 बेहतर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार निकला। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उसने खुदकुशी कर ली। मुलजिम फरजंद अली आदि जराइम पेशा था। मुख्तलिफ थानों में 4 मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज हैं। 3 मरतबा गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। बेनामी दरखास्तों पर केसेस बनाने वाले बताएं कि 4 साल में सियासतदानों से कितनी रिकवरी की। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब वालों का भी एहतसाब होना चाहिए, उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि तमाम मसाइल का हल शफाफ इलेक्शंस हैं। हुक्मरान जिस बैसाखी पर खड़े हैं हट गई तो नंबर भी पूरे हो जाएंगे। आज भी नैब का चेयरमैन ये जवाब देने से कासर है पिछले 4 साल में कितनी रिकवरी सियासतदानों से हुई है, कौन सी करप्शन इस मुल्क में सियासतदानों ने की है। बड़ा ओपन चैलेंज देती है, आज से नहीं पिछले 4 साल से कोई करप्शन हुई है। वजारतें आपके पास हैं, हुकूमत आपके पास है, आपके वजीर दरख्वास्त गुजार बने और नैब को भेजे कि कौन सी करप्शन उनके महकमे में हुई है। आज तक न वज़ीर आज़म कोई दरख्वास्त नैब को भेज सका है, न उसके वजीर भेज सके। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 अप्रैल को कराने का फैसला। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांगनी हैं। वजीर आज़म ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को इलेक्शन कमीशन को EVM फ्राहम करने की हिदायत कर दी है। शिबली फराज कहते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फ्राहम की जा रही हैं।
PDM का सरबराही इजलास 25 जनवरी को बुलाया गया है। इजलास से पहले स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 21 जनवरी को होगा। 23 मार्च की लॉन्ग मार्च पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च के बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान पर भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। PTI फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब भी तैयार करेगी। सरबराही इजलास स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देगा। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी डील हो गई, सबको खुद फोन करके बताती है, गल बन गई है। अब जब परसों से हमने बताया है कि की गल बन गई है, तो उस वक्त से एक चींग चंगियाड़ पड़ गई है और सवालों जवाब हो रहे हैं, जी आप बताएं किससे डील हो रही है। तो आज की प्रेसर में मैं 3 चीजों के ऊपर मेरा फोकस होगा। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब लेंगे और मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज कि जो नून लीग के मेन जगादरी लीडरान हैं, वो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि वो इस वक्त पार्टी को क्यों टेक ओवर करना चाहते हैं। यही वक्त क्यों है, इससे पहले ये एफर्ट क्यों नहीं हुई। जब ये बात की जाती है कि 4 सीनियर तरीन लोग तैयार हैं पार्टी को टेक ओवर करने पे और शरीफों को हटाने पे, तो ये अभी क्यों है। ये पहली बात मैं आपसे करूंगा। मैं दूसरी बात आपसे करूंगा कि शरीफ फैमिली अपने हवारियों के थ्रू, अपने करीबी जर्नलिस्टों को फोन कर करके पिछले 3 महीने से, और आप सबको पता है जो मेरे सामने बैठे हैं इस बात का, आप सबको इल्म है, और आप में से बहुत सारे दोस्त हमसे भी ये बातें करते हैं, खुद फोन कर करके बताते हैं कि हमारी डील हो गई है। ये क्यों कर रहे थे ये। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये वाकई डील की ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 3 बातों के ऊपर ये प्रेशर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सब का नुक्ता आगाज क्या है, ये होता क्यों है। आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लेता है। आप कहते हैं मेरी खांसी नहीं रुकती, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं रुकता, मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती। कोई सवाल भी पूछते हैं तो आप सबके साथ ये हुआ होगा, या कभी अपने बुजुर्गों को लेके गए या खुद गए, कि डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री देखता है, क्योंकि हिस्ट्री से आपकी सेहत और आपका जिस्म, आप आगे आने वाले टाइम में क्या करने जा रहे हैं वो नजर आता है। तो अब शरीफों की आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हिस्ट्री क्या है। पहली डील मारी हमने ज़ियाउल हक के साथ, उसके बाद हमने दूसरा धोखा और डील मारी जुनेजो साहब के साथ, उसके बाद हमने IJI बनाई, नई डील मारी, जतोई साहब को आगे किया। जैसे ही वो अभी संभल के खड़े नहीं हुए थे, पीछे से छुरा घोंपा, इतना लंबा छुरा उनकी इधर मारा और उनको सियासी तौर पे हलाक करके साइड पे किया, और मियां नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम के तौर पे सामने आ गए। उसके बाद आपको जो अगली देखनी पड़ेगी, चौधरी परवेज अलाई, 1997 में वादा किया गया उनके साथ, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्हें हटा दिया। फिर जो अखीर हुआ, मिराज को पहुंचे जहां पर अपने सियासी, वो हुआ जब मुशर्रफ के साथ डील की। मुशर्रफ के साथ डील की, पूरी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, पार्टी के सीनियर तरीन लीडरान जो है वो यहां सड़कों पे फिरते पूछ रहे हैं कि शरीफ फैमिली किधर गई अचानक। उनको बताया कि इत्थे खलोते रहो, असी इत्थे ही हैं। और जब वो पार्टी के जो लीडरान और वर्कर थे उन्होंने देखा तो शरीफ फैमिली सारी एकदम से गायब हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके तमाम पार्टी के सीनियर लोग टेलीविजन पर इंटरव्यू देके कह चुके हैं कि हमें बगैर बताए डील करके भाग गए थे यहां से। फिर कहा कि हमारी डील जो है वो हुई नहीं। फिर एक फॉरेन कंट्री से एक शहजादा आया, उसने आगे कहा कि जी ये है वो डील जो हुई थी। फिर कहा नहीं ये माफ कीजिएगा, फिर कहा ये नहीं, ये 10 साल की डील नहीं है, हमारी तो 5 साल की डील हुई थी। बस असी 4 लित्र नहीं खाते सी, सिर्फ 2 खाते सन।
بڑی شان سے بتایا کہ ہم نے 4 جوتے نہیں کھائے تھے، ہم نے 2 جوتے کھائے اور 2 پیاز کھائے، یہ بتانے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے پھر دکھا دیا کہ نہیں جناب آپ نے 4 ہی جوتے کھائے، پیازوں کا ہمیں نہیں پتا آپ نے کھائے ہو کہ نہیں، لیکن آپ نے 10 ہی سال کی ڈیل کی ہے۔ پھر اس پر چپ ہو گئے ہم۔ اس کے بعد اب کیا ماجرا ہوا؟ اب کہانی کا آغاز ہوا ہے مقصود چپڑاسی سے۔ اس میں جو مین کریکٹر ہے نا، سب سے اہم، وہ ہے مقصود چپڑاسی۔ جب ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 3700 کروڑ روپیہ برآمد ہوتا ہے، جو ان کا چپڑاسی ہے 9000 روپے کی نوکری کے اوپر ملازم، اور اس کے تمام ثبوت، کہتے ہیں نا ثبوت دیں، اس کے تمام ثبوت ہم میڈیا کو دے چکے ہیں۔ آپ کے بینک کے اندر یہ جتنے میرے صحافی دوست بیٹھے ہیں، 5 لاکھ روپیہ کہیں سے آ جائے نا جس کا آپ جواب نہ دے سکیں تو آپ کو مصیبت پڑ جانی ہے۔ آپ مجھے قسم کھا کے بتائیں نہیں پڑھنی تو آپ کو مصیبت پڑ جانی ہے ثابت کرنا یہ 5 لاکھ کہاں سے آیا ہے۔ کسی نے پوچھنا ٹیرر فائنانسنگ ہے، کسی نے پوچھنا رشوت لی ہے خبر بیچنے کے لیے، کسی نے آپ سے کوئی اور سوال کرنے۔ شریف آدمی کو وقت پڑ جاتا ہے 30-35 ہزار اس کے اکاؤنٹ میں کہیں کسی ایسی جگہ سے آ جائے جو اس کو پتہ نہ ہو۔ ان کے اکاؤنٹ کے ایک چپڑاسی کے 16 ارب ٹوٹل ملازموں کے اکاؤنٹوں میں ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3700 کروڑ روپیہ آیا، اس کے تمام ثبوت ہم ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ساجد احمد خان بھٹی کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی آڈٹ پیروں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسپیشل ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر کمیٹی نے اظہار برہمی کیا اور محکمے کو انکوائری کر کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دیا۔ ساجد احمد خان بھٹی نے مزید کہا کہ 1 دسمبر کو لیٹر جاری کیا تھا جس میں تمام محکموں کو تیاری کرنے کی ہدایت کی تھی۔ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کمیٹی کا وقت ضائع کرنے آئے ہیں۔ کمیٹی نے تمام متعلقہ افسران کو پوری طرح تیاری کر کے کل صبح 11 بجے پیش ہونے کا حکم دیا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ساجد احمد خان بھٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی آڈٹ پیروں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسپیشل ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر کمیٹی نے اظہار برہمی کیا اور محکمے کو انکوائری کر کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دیا۔ ساجد بھٹی نے مزید کہا کہ 1 دسمبر کو لیٹر جاری کیا تھا جس میں تمام محکموں کو تیاری کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار 3 سالہ کارکردگی کے لحاظ سے تمام وزرائے اعلیٰ سے آگے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کی نئی سروے کے مطابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان دوسرے، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تیسرے اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو چوتھے نمبر پر رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعلیم، صحت اور ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے بھی دیگر وزرائے اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار 3 سالہ کارکردگی کے لحاظ سے تمام وزرائے اعلیٰ سے آگے۔ شہریوں کی اکثریت نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو سب سے بہتر وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان دوسرے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تیسرے اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو چوتھے نمبر پر رہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کے نئے سروے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعلیم، صحت اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی دیگر وزرائے اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے 67% کے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت دوسرے نمبر پر، 56% کے ساتھ بلوچستان حکومت تیسرے، 53% کے ساتھ سندھ حکومت چوتھے نمبر پر رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی سر فہرست۔ خیبر پختونخوا 48، بلوچستان 43، سندھ میں 38% رائے دہندگان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سروس ڈیلیوری کے لحاظ سے بھی نمایاں رہے۔ خیبر پختونخوا 69، بلوچستان 54، سندھ میں 50% رائے دہندگان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف کے رکن نور عالم کہتے ہیں کہ انہیں میڈیا کے ذریعے علم ہوا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ نور عالم نے ٹویٹ میں کہا، پہلی بات یہ ہے کہ صرف عمران خان ہی انہیں شو کاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ دوم، انہوں نے کرپشن اور بجلی کی ناانصافی، لوڈ شیڈنگ اور سوئی گیس کے خلاف بات کی تھی۔ وہ اب مطالبہ کرتے ہیں کہ اگلی صفوں میں تینوں کے نام ECL میں ہونے چاہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کہتے ہیں اکبر ایس بابر نون لیگ کے ایزی لوڈ کے معاملے دیکھ رہے ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے۔ فروخ حبیب نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی فارن فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا۔ مولانا بھی بتائیں۔
PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की स्क्रूटनी कमेटी की इस्तदाम मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PP और नून लीग के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में PTI फंडिंग केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में पेश की गई कोई भी दस्तावेज खुफिया नहीं है। रिपोर्ट जिन दस्तावेज पर मुनहसर है वो भी पब्लिक है। केस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद केस की तफ्तीशी अफसर पर बरहम लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दी कि क्या लापता अफराद के मामले पर ऐसे तफ्तीश होती है? बस आते हैं, तारीख लेकर चले जाते हैं, क्या लिख कर लाए हैं कुछ पता है? तफ्तीशी अफसर की आधी तनख्वाह लापता शख्स की अहलिया को देने का हुक्म दे देते हैं। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद के मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर करने की भी हिदायत कर दी। उधर मरी में मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने मरी के लिए 268 एहलकारों को खुसूसी ड्यूटी सौंपी है। 8000 से ज़्यादा गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक मरी में सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी का कहना है कि सयाह सख्त सर्दी के पेश नज़र गाड़ी में गर्म कपड़े और खाने पीने की अशिया ज़रूर रखें। हीटर के इस्तेमाल की सूरत में गाड़ी के शीशों को मुकम्मल तौर पर बंद न करें। सयाह रेडियो 88.6 और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगही भी मुसलसल हासिल करते रहें। वेलकम। मैं आपको बताएं कि महंगे पेट्रोल ने वर्किंग वुमेन की गाड़ी को ब्रेक लगा दी है। अगर आप भी वर्किंग वुमेन हैं और गाड़ी के अखराजात पूरे नहीं कर पा रही तो आपके पेट्रोल का खर्च बचाने का हल लाहौर की मरियम रफ़ी के पास मौजूद है। मरियम के पास जादू की कौन सी छड़ी मौजूद है, ये हमें बताएंगी लाहौर से रिजवाना शेख। तब्दीली सरकार ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। महंगे पेट्रोल से तंग आकर कार से स्कूटी पर आ गई। स्कूटी चलाती ये है मरियम रफी। दफ्तर जाना हो या बाजार, इलेक्ट्रिक स्कूटी ने महंगे पेट्रोल से जान छुड़वा दी। मैं तो चाहती हूँ जैसे पड़ोसी मुल्क में स्कूटी पे ही ट्रैवल करती हैं लड़कियाँ, यहाँ भी ऐसा ही हो। मरियम के नजदीक 2 पहियों की सहूलत अब सिर्फ लड़कों के लिए ही महदूद नहीं। जहाँ तक अगर हम ये कहें कि गाड़ी लड़कियों के लिए सेफ है और बाइक जो है वो 2 व्हीलर है, इसलिए वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, लड़कों के लिए सेफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हादसा या खतरा किसी भी चीज पे हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी ने न सिर्फ महंगाई से जान छुड़वाई बल्कि इसका सफर मरियम के एतमाद में भी इजाफा करता है। आयरस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर जहां हुकूमत आवाम को महंगाई का एक नया तोहफा देती है, वहीं अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलता रखने के लिए मरियम इलेक्ट्रिकल स्कूटी का इस्तेमाल करके तमाम खवातीन के लिए मिसाल कायम कर रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रिजवाना शेख, नियो न्यूज़ लाहौर। सर्द और सख्त रातों में 60 साल का मोहम्मद यूसुफ सड़क किनारे खिलौने रखकर अपने लिए रोजी रोटी की तलाश में रहता है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि महंगाई में गुजारा करना बस से बाहर हो गया है। वो हुक्मरानों से मायूस है। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से मुकर्रम खान। सर्दी की ठिठुरती रातें जो घर से निकलना महाल कर दें, लेकिन जरूरत इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। नामुसाइद हालात, बूढ़े कांधों पर 3 बच्चियों की शादी का बोझ। मुल्तान का 60 साला मोहम्मद यूसुफ सड़क किनारे खिलौने रखे ठिठुरते मौसम में खरीदारों की राह तकता है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मोहम्मद यूसुफ भी महंगाई का सताया है और सख्तियों से लड़ रहा है। इतनी महंगाई है, मैं क्या करूं, किसी गुजारा पूरा नहीं होता। जो आ गया हवाई रोजी है, कभी मिल गई कभी ना मिली। हुकूमत गरीब तबके को ऊपर उठाने के दावे तो बहुत करती है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ सभी हुक्मरानों से मायूस है। 60 साला मोहम्मद यूसुफ का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि मोहम्मद यूसुफ जैसे मुल्क में मौजूद दूसरे लोग हालात की सख्तियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन फयाज बागा के साथ मुकर्रम खान, नियो न्यूज़, मुल्तान। पेशावर की सदफ ने समाना आर्ट गैलरी बना ली जहां मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों की नुमाइंदगी देखने में मदद मिलती है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एजाज आफरीदी।
वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ये है सदफ, जिसने पाकिस्तान स्टडीज़ में एमफिल किया है और इस वक्त मुख्तलिफ सकाफतों को आर्ट की शक्ल में जिंदा रखने में मसरूफ़ अमल है। सदफ ने पेशावर में समाना आर्ट गैलरी के नाम से एक दुकान बनाई, जहाँ गंदहारा, सिंधी, पख्तून और मुल्क के दीगर तहजीबों के आर्ट को निहायत खूबसूरती के साथ पेश किया। चाहे वो सिंधी एप्लिक वर्क है, चाहे वो हैदराबादी रिली है, हर जगह के पाकिस्तान के हमने रंगों को इस छोटी सी दुकान में समेटने की पूरी कोशिश की। मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफती अशिया के शौकीन अफराद समाना आर्ट गैलरी आकर पुरानी तहजीबों और सकाफतों की नुमाइंदगी जाहिर करने वाले अशिया खरीदते हैं। सबसे अहम चीज़ डाइवर्सिटी की है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जब हम लोग ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से ना सिर्फ सदफ बल्कि वज़ीरिस्तान, खैबर, मोमन, बुनेर, स्वात जितने भी ख़वातीन हैं, जितने भी सदफ से वो अपने अपने जो स्पेशलिटीज़ है वो कर सकेंगे। सदफ का कहना है उनके साथ 1200 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं जो दस्तकारी को बखूबी जानती हैं और अपनी दस्तकारी से मुख्तलिफ तहजीबों की अक्कासी कर सकती है, लेकिन इसमें हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। कैमरामैन खुरम जलील के साथ मोहम्मद इजाज़ आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। बरतानिया में पाकिस्तानी लोक मौसीकी के रंग बिखर के लंदन के रॉयल नवाब हॉल में हुए फैमिली शो में अताउल्ला ईसा खान खिलवी के गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लंदन के रॉयल नवाब हॉल में सुरों और खुशियों से भरा रंगीन फैमिली शो। पाकिस्तान के लेजेंड लोग गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने गीत छेड़े तो लोग झूमने पर मजबूर हो गए, रक्स करने लगे। शो में शरीक लोगों ने अताउल्ला खान ईसा खेलवी के गाने बड़े शौक से सुने और खूब दाद भी दी। शुरका ने कहा कोरोना और लॉकडाउन से तंग आ चुके थे, ऐसे में ये फैमिली शो एक ताज़ा और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किसी भी आर्टिस्ट का 5 दहाइयों से म्यूजिक में और लोगों के दरमियान रहना ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे वैसे भी ऑलरेडी पसंद है अताउल्ला ईसा खेलवी साहब। अपना पाकिस्तानी कल्चर को याद करते हैं हम लोग यहाँ पे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। शो का एहतमाम रॉयल नवाब लंदन के मालिक वकास मलिक और पीटीआई के सीनियर रहनुमा रूमी ने किया था, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत और खूब इंजॉय किया। इस बुलेटिन से इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए टीवी सीरीज मून नाइट का ट्रेलर।